नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रल। ओके, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रल। तो देखो, जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि डबल इंटीग्रल्स का हम यूज कर सकते हैं टू कॉम्प्यूट एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम डबल इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा था, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, इसी का मतलब क्या होता है, एरिया। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy ओवर द रीजन r, इसी का मतलब होता है एरिया। इसी का मतलब क्या होता है, हम इसे निकालते हैं एरिया। और ये देखो यहाँ पे क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, इसको हम बोलते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे आपको x और y के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, और देखो इसी को अगर हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके, इसी को अगर हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन r। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है dx dy, तो इस dx dy का बन जाएगा r टाइम्स d थीटा dr। ठीक है, देखो यहाँ पे इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या था हमारा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy। ठीक है, तो इसी को अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो ये dx dy का क्या बन जाएगा, r टाइम्स d थीटा dr। आ रही बात समझ में? ओके, देखो इसी प्रकार डबल इंटीग्रल का यूज करके हम मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डबल इंटीग्रल का यूज करके हम मास भी निकाल सकते हैं, और डबल इंटीग्रल का यूज करके हम किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कर्व है, अगर उस कर्व को हम रिवॉल्व करें अबाउट द एक्स एक्सिस या फिर अराउंड द वाई एक्सिस, तो उसका जो भी सॉलिड फॉर्म होगा उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो उस वॉल्यूम को हम किस प्रकार निकालते हैं उसको हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। लेकिन देखो हमें एक बात और पता है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz, इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है वॉल्यूम को फाइंड आउट करना। ठीक है, ओवर द रीजन r, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz ओवर द रीजन r इज इक्वल टू हम निकालते हैं वॉल्यूम। लेकिन इसे तो हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज करना पड़ रहा है ना, लेकिन इसी ट्रिपल इंटीग्रेशन को अगर हम डबल इंटीग्रेशन की भाषा में भी सॉल्व करना चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये कैसे आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r, यहाँ पे आ जाएगा z टाइम्स dx dy। अगर हम ऐसे भी करें तो इससे भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे z का इक्वेशन क्या होता है, z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, y। आ रही बात समझ में? ओके, तो देखो एरिया हम किस प्रकार निकालते हैं इसको ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। अब हम देखेंगे मास और वॉल्यूम को। देखो यहाँ पे आपको हमने जो भी वॉल्यूम का बेसिक आइडिया दिया है ना, कुछ इस प्रकार कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz जब हम करते हैं तो इसका जो भी सॉल्यूशन आता है वही हमारा वॉल्यूम का सॉल्यूशन होगा। और देखो लेकिन यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन था ना, तो इसी ट्रिपल इंटीग्रेशन को अगर हमें डबल इंटीग्रेशन की भाषा में सॉल्व करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r z टाइम्स dx dy। अगर हम ऐसे भी इक्वेशन बना दे जहाँ पे z का इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, y। ओके, z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, y। अगर हम ऐसे भी करें तो भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये तो था बेसिक आइडिया। ठीक है, ये तो था बेसिक आइडिया कि हम किस प्रकार डबल इंटीग्रल का यूज करके एरिया, मास और वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डबल इंटीग्रल का यूज करते हुए हमने एरिया के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया था। ठीक है, देखो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने जो भी डबल इंटीग्रल का यूज करके जो भी एरिया फाइंड आउट किया था ना, वो हमने कुछ लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल तो आप इसे कम से कम टाइम में एमसीक्यूज को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियोज में हम मास देखेंगे और वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने क्या किया था, इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि यहाँ पे इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ay का हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ओके, अब देखो इन दोनों कर्व के बीच में यहाँ पे क्या लिखा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो देखो इन दोनों कर्व्स के बीच में आपको यहाँ पे जो भी येलो कलर से हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है ना, जो भी येलो कलर से हाईलाइटेड रीजन दिख रहा है ना,
इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। आ रही बात समझ में? ओके, देखो इसके बाद के क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर अप किए हुए हैं। ओके, और इसके बाद के क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज व्हाट। ओके, तो देखो अगर आप इसका प्लॉट निकालना चाहो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इक्वेशन मतलब क्या, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, लेकिन ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ओके, ये हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमें पता है, y इज इक्वल टू एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे आपको जो भी शेडेड रीजन दिख रहा है ना, इसका हमें यहाँ पे इस गिवन क्वेश्चन में एरिया पूछा गया है। ओके, तो इन्हीं तीन इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy। ओके, डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx dy, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ओवर द रीजन r, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करते थे, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है ना, आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को एकदम आसानी से सॉल्व कर दोगे। अब हम देखते हैं, देखो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी देखा था ना, उसमें हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को नहीं लिया था। ठीक है, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने लिया भी था तो भी उसे हमें ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करके उसे dx dy के भाषा में सॉल्व करने की कोशिश की थी। लेकिन देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम और भी आसानी से विद इन 10 सेकंड्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझ के लेने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कम से कम टाइम में एकदम इफेक्टिवली किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द इंटीग्रल टू फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें दो कर्व दिए गए हैं, एक है हमारा पैराबोला का इक्वेशन और एक है हमारा लाइन का इक्वेशन। ओके, और हमें यहाँ पे ये पूछा है कि इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन का फंक्शन हम किस प्रकार लिखेंगे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो ना, हमें पता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy। इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है एरिया को फाइंड आउट करना। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता है और इसी को आप यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे a b और c में क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy। ओके, तो इसी का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन a ऑप्शन b ऑप्शन c ये सही है। ठीक है, इसी का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूला के हिसाब से ऑप्शन a ऑप्शन b और ऑप्शन c सही है, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy ही होता है हमारा एरिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पे अंदर वाला जो भी इंटीग्रेशन की लिमिट्स है ना, इन्हें आपको सबसे पहले समझ के लेने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या है 2x प्लस 4, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 4 अपॉन 3 और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 4 अपॉन 3। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 4 की टर्म है ना, तो 2x प्लस 4 की टर्म अगर हमें लानी है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y। लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स y है, लेकिन हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक y की तो एक वैल्यू निकाल ली। अब देखो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 में अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या है 2x प्लस 4, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है 2x प्लस 4 अपॉन 3, तो ऑप्शन ए तो हमारा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब देखो ऑप्शन बी में वैल्यू क्या है 2x प्लस 4 अपॉन 3 जो कि यहाँ पे है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो सकता है। ओके, और उसी प्रकार ऑप्शन सी में क्या है 2x प्लस 4 अपॉन 3। ओके, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारा सही हो सकता है। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो भी इसकी अपर लिमिट की वैल्यू है ना 2 रूट एक्स और यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 2 रूट एक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 2 रूट एक्स और यहाँ पे भी अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 2 रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी y की इस इक्वेशन का यूज करते हुए। अब इस इक्वेशन का यूज करते हुए भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4x है तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2 रूट एक्स। इसी का मतलब क्या हुआ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों में से कुछ ना कुछ हमारा आंसर हो सकता है। आ रही बात समझ में। ओके, अब देखो अगर यहाँ पे हमारे लिमिट्स y के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे जो भी लिमिट्स है ना ये हमारे x के फंक्शन है, तो हमें पता है x इज इक्वल टू होता है हमारा फंक्शन ऑफ y। ठीक है, हमें पता है x इज इक्वल टू होता है हमारा फंक्शन ऑफ y।
लेकिन देखो यहाँ पे हमारे जो भी लिमिट्स है ना, यहाँ पे लिमिट क्या है 2x + 4/3 और यहाँ पे क्या है 2√x। लेकिन ये तो x के भाषा में ना, तो ये इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे y = फंक्शन ऑफ x, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू दिख रही है ना 2x + 4/3 एंड 2√x, ये हमारे y के फंक्शंस है, ये हमारे y के फंक्शंस है। इसी का मतलब क्या हुआ, इसे हमें इंटीग्रेट करना है सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y और बाद में इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आ रही बात समझ में? क्योंकि देखो यहाँ पे अंदर वाले लिमिट की जो भी टर्म है ना, ये x के भाषा में है, इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, ये सारे बेसिक्स तो आपके ऑलरेडी एकदम क्लियर हो चुके होंगे। ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे x की, अगर इसे बाद में हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स होंगे वो x के ऊपर ही डिपेंड करेंगे ना। आ रही बात समझ में? तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो भी लिमिट्स होंगे वो क्या होंगे। अब देखो, हमें ये बात तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कि जो भी यहाँ पे अंदर वाले लिमिट्स की टर्म है ये एकदम सही है। अब हमें ये देखना है कि जो भी यहाँ पे बाहर के लिमिट्स है ना, ओके, अब देखो यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है फ्रॉम 0 to 4 और ये हमें लिमिट फाइंड आउट करने हैं x के। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है फ्रॉम 1 to 4 और ये हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं x के लिए। ओके, क्योंकि dx हमें बाद में इंटीग्रेट करना है। कुछ इस प्रकार हमें यहाँ पे जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू ना, इसे फाइंड आउट करना है। तो देखो, प्रीवियस वीडियोज में हमने क्या देखा था कि अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो हम इसका सबसे पहले ग्राफ निकालेंगे और बाद में इसे ट्रेस करके हम ये समझ लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या होगी। लेकिन देखो, यहाँ पे हमें इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का फंक्शन किस प्रकार होगा इसे देखना है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन क्या है y² = 4x और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 4 + 4। ओके, यहाँ पे है +4। अब देखो, अब हम एक सिंपल सा काम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है y = 2√x, y = 2√x। ओके, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x + 4/3 = y। ओके, अब हम देखो, अगर हमारे पास ये दो इक्वेशंस है तो अगर इन दोनों इक्वेशंस में हम x की वैल्यू रख दें। ओके, देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या है 0। ओके, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4। अगर हम इस दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू सेम रखें तो हमारे y की आंसर भी सेम ही आनी चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे हमारे लिमिट्स की वैल्यू वही होती है जो इन दोनों कर्व्स का, इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वही हमारे यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू होती है ना वही होती है। तो देखो, अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, तो अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रख दें, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ओके, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4/3। अब देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तब यहाँ पे y की वैल्यू है 0, लेकिन यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू है 4/3। इसी का मतलब क्या हुआ, ये मैच नहीं हो रहा ना, ये दोनों इक्वेशन मैच नहीं हो रहे। इसी का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसी का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। आ रही बात समझ में? ओके, अब देखो ऑप्शन सी को अब हम वेरीफाई करते हैं। जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, ओके, जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो देखो y = क्या होगा 2 × √1। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख रहे हैं ना, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y = 2 × √1। इसी का मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। आ रही बात समझ में? अब देखो, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1, x की वैल्यू 1 है ना, 2 × 1 + 4 मतलब 2 + 4 6, 6/3 2। मतलब जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तब यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 रखी हमने इस इक्वेशन में तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 थी, और जब इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 1 रखी तब y की वैल्यू 2 थी। इसी का मतलब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही है। ओके, फॉर x = 1 ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही है। अब हमें ये देखना है कि फॉर x = 4 क्या ये दोनों वैल्यूज मैच करेगी या नहीं करेगी। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा y = 2 × √4, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा √4, और हमें पता है √4 की वैल्यू होती है 2, 2 × 4। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 4 है, देखो अब यहाँ पे जब x की वैल्यू 4 है तब यहाँ पे y की भी वैल्यू 4 है इस इक्वेशन की मदद से। ओके, इस इक्वेशन की मदद से हमें ये समझ में आ गया कि जब यहाँ पे x की वैल्यू 4 है तब यहाँ पे y की भी वैल्यू 4 है। ओके, अब इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 4 रख देंगे तब यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, देखो
2 इंटू 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 अपॉन 3 4। तो इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी y की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो देखो जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 4 है इस इक्वेशन में, और इसी भी इक्वेशन में जब x की वैल्यू 4 है तो y की भी वैल्यू 4 है। इसी का मतलब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही है। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए और बी गलत था और ऑप्शन सी हमारा एकदम सही है। आ रही बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार भी आप एकदम जल्दी से विद इन 10 सेकंड्स भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ओके, तो इस गिवन क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा ना कि हमें ग्राफिकल फॉर्म में इसे कब सॉल्व करना है और इसी वे में कब हमें सॉल्व करना है, तो देखो सिंपल सा आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको यहाँ पे सिर्फ डबल इंटीग्रेशन की लिमिट पूछे गए ना, तो आप डायरेक्टली इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली एरिया की वैल्यू पूछी गई है, ओके, अगर आपको डायरेक्टली एरिया की वैल्यू पूछी गई है तो इसे आपको ग्राफिकल फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ओके, तो इस वीडियो को हम यही पेंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम डबल इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन फॉर मास एंड वॉल्यूम किस प्रकार यूज करते हैं उसे समझ के लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है,